पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान की एक बहुत ही विशिष्ट लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी सामाजिक विज्ञान की एक्सपर्ट माननीय संजीवनी रघुवंशी मैम भी उतनी ही विशिष्ट हैं। तो आइए 8वीं के पाठ 14 उत्तरी अमेरिका के आर्थिक स्वरूप पर बहुत ही विशिष्टता के साथ हम बात शुरू करें। उसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज की हमारी सामाजिक विज्ञान की एक्सपर्ट माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम तथा विषय के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए आज की बहुत ही स्पेशल लर्निंग को हम शुरू करें और उसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी में। धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके साथ इस सायंकालीन पाठ्य वस्तु आधारित क्लास में उपस्थित हैं। आपको मेरा जय हिंद। आज हम पाठ 14 उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप को पढ़ेंगे। आप बहुत ध्यान से पाठ को पढ़ें, समझें और सुनें। बच्चों, आप सबने अमेरिका का नाम सुना है। अमेरिका जो है एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही संपन्न और शक्तिशाली देश है। इसी पाठ को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले जो हमने पाठ पढ़ा था, उस पाठ में हमने उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप पढ़ा था। आज हम इस पाठ में उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप पढ़ेंगे। इस पाठ में जो मुख्य बिंदु है वो है आर्थिक स्वरूप से तात्पर्य क्या है, उत्तर अमेरिका के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं या उसे किसे कहते हैं, उत्तर अमेरिका में कृषि का क्या स्वरूप है और उत्तर अमेरिका में खनिज ऊर्जा और संसाधनों का उद्योगों में क्या योगदान है, वन तथा पशुओं पर आधारित उद्योग और उत्तर अमेरिका में परिवहन साधनों का विकास और जनसंख्या का स्वरूप। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं। उत्तर अमेरिका जो है बच्चों, संसार का सबसे संपन्न महाद्वीप है। संसार का सबसे संपन्न महाद्वीप है। अब महाद्वीप से तात्पर्य कि क्या है कि पृथ्वी की सतह को हम दो भागों में अगर बांटें तो जो बड़ा स्थल होगा, भूभाग का जो बड़ा स्थल होगा, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। तथा जो बड़े बड़े जलाशय होंगे समुद्रों के रूप में, जो महासागर होंगे, उन्हें हम महासागरों के नाम से जानते हैं। तो महाद्वीप का मतलब समझ गए, पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग या स्थल महाद्वीप कहलाता है। यानी समुद्र की सतह से ऊंचे ऊंचे जो विशाल मैदान या द्वीप हैं, उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो महाद्वीप के बारे में ही आज अपन पढ़ रहे हैं कि जो उत्तर अमेरिका जो है विश्व का सबसे अधिक संपन्न और शक्तिशाली महाद्वीप है। संपन्न महाद्वीप होने के कारण संसार में इसका अधिकांश देशों से आर्थिक संबंध है। अब वो संपन्न होगा तो उसका जितने भी देश हैं उनसे इसके आर्थिक संबंध भी हैं। अब चूंकि यह अत्यधिक संपन्न है तो इसकी आर्थिक स्थिति भी काफी सुदृढ़ होगी। औद्योगिक दृष्टि से भी यह अधिक उन्नत होगा। उत्तर अमेरिका के जो विकास हुआ है, उस विकास में उसका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वहां के प्राकृतिक संसाधनों का है। मतलब वहां पर जो प्रकृति ने जो भरपूर जो हमें संसाधन दिए हैं, वहां पर बहुत अधिक है। और इसका जो महत्वपूर्ण जो योगदान है उत्तर अमेरिका की समृद्धि में, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का ही योगदान है। भरपूर प्राकृतिक संसाधनों और उच्च तकनीकी के आधार पर आज उत्तर अमेरिका सबसे संपन्न और शक्तिशाली महाद्वीप माना जाता है। उत्तर अमेरिका के जो महत्वपूर्ण देश हैं वो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर अमेरिका के जो महत्वपूर्ण संसाधन है बच्चों, उसमें आता है कृषि संसाधन, वन संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मत्स्य संसाधन और उद्योग
एवं परिवहन और जनसंख्या एवं प्रमुख नगर। ये जो संसाधन है ये उत्तर अमेरिका की संपन्नता में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अब अपन एक एक करके इन संसाधनों को पढ़ेंगे कि कैसे इन संसाधनों के माध्यम से आज उत्तर अमेरिका विश्व में सबसे संपन्न राष्ट्र है। तो पहले अपन पढ़ते हैं कृषि संसाधन। कृषि संसाधन, कृषि का मतलब होता है खेती। तो खेती किस प्रकार उत्तर अमेरिका की संपन्नता में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, ये पढ़ते हैं अपन कि उत्तर अमेरिका की संपन्नता में कृषि का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि उत्तर अमेरिका में मात्र 12% भूमि ही कृषि के लिए उपलब्ध मानी जाती है, फिर भी यह महाद्वीप कई कृषि उत्पादनों में संसार में सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि उत्तर अमेरिका का जो महाद्वीप है वह बहुत विस्तारित रूप में विस्तार है इसका, है ना। अब अधिक, जब भूमि अधिक होगी तो खेती अपने आप स्वाभाविक है कि ऊंची उच्च क्वालिटी की खेती होगी, तो विस्तार तो इसका बहुत अधिक है। और जब विस्तार अधिक होगा तो भूमि अपने आप अधिक होगी, और जब भूमि अधिक होगी तो वहां की मिट्टी और जलवायु में भी विविधता पाई जाएगी, है ना। जब मिट्टी में विविधता पाई जाएगी तो स्वाभाविक है कि खेती अच्छी उन्नत होगी, है ना। तो यही कारण है कि यहाँ अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। फिर उपयोग की दृष्टि से कृषि उत्पादों को वहां पर 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग है खाद्यान्न फसलें, दूसरा है नगदी फसलें। खाद्यान्न से तो समझ में आ गया है, शब्द से ही अपन को इसका अर्थ मिल गया है। खाद्यान्न मतलब खाने वाली फसलें, जिसमें आता है गेहूं, मक्का, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि। फिर दूसरी जो फसलें हैं, दूसरा जो भाग इन्होंने बांटा है उसको, उसमें है नगदी फसलें। नगदी फसलें वे फसलें कहलाती हैं जिन्हें हम बेचकर पैसा कमा लें, जिनसे हमें आय प्राप्त हो, वे नगदी फसलें हैं। इसमें आती हैं कपास, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, मूंगफली, फल आदि, है ना। ये फसलें होती हैं नगदी फसलें, जिन्हें हम बेचकर कुछ आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इन फसलों को अब अपन विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि कैसे इन फसलों के द्वारा उत्तर अमेरिका संपन्न देश बना। उत्तर अमेरिका में प्रेरी के विशाल मैदानों एवं नदी घाटियों में खेती विशाल विस्तृत रूप से की जाती है। यानी जो प्रेरी के जो मैदान है बहुत विशाल है। फिर जो नदी की जो घाटियां होती हैं उनमें भी फसलें की जाती हैं। नदी के किनारे जो घाट होते हैं ना, समतल मैदान होते हैं, उस पर भी खेती की जाती है। यहाँ जो खेती की जाती है उसे हम विस्तृत कृषि कहते हैं। अब विस्तृत कृषि का मतलब होता है कि यांत्रिक विधियों को काफी विस्तृत आकार वाले खेतों पर की जाने वाली जो कृषि होती है वो विस्तृत कृषि होती है। इसमें बच्चों, श्रमिकों का उपयोग कम होता है और मशीनों द्वारा ये खेती की जाती है, जिसे हम विस्तृत कृषि कहते हैं। यांत्रिक विधियों से काफी विस्तृत आकार वाले खेतों पर की जाने वाली खेती को हम विस्तृत कृषि कहते हैं। इस खेती में श्रमिक कम और मशीनों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। अब इनके जब ये खेती अपन ने गेहूं की खेती, विस्तृत कृषि जो है वो कम श्रमिकों द्वारा और मशीनों द्वारा की जाएगी तो उन्नत कृषि होगी, अच्छी फसल हमें प्राप्त होगी, और जब हमें अच्छी फसल प्राप्त होगी तो उससे हमें आय भी अच्छी प्राप्त होगी, है ना। तो ये जो फसलें हैं ये वहां पर विस्तृत रूप में की जाती हैं। अब इसमें अपन आते हैं कि कौन कौन सी खेतियां की जाती हैं, वहां पर कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा खाद्यान्न फसलें, इसमें सबसे पहले अपन ने गेहूं पढ़ा।
तो अब गेहूं कैसे बोया जाता है और कैसे कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बोया जाता है, तो ये अपन इस पॉइंट में पढ़ते हैं। गेहूं, गेहूं से सभी बच्चे वाकिफ हैं। इससे हम रोटी बनाते हैं, रोटी खाते हैं। गेहूं का कई भागों में उपयोग होता है, जैसे गेहूं, फिर दलिया, फिर आटा, फिर आटे के बाद सूजी, उसके बाद मैदा, है ना। तो सभी बच्चे गेहूं से परिचित हैं। तो गेहूं जो है बच्चों, उत्तर अमेरिका की मुख्य खाद्यान्न फसल है ना। मुख्य फसल जो है गेहूं है। कहाँ की? उत्तर अमेरिका की मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वो है गेहूं। यहाँ बच्चों वर्ष में 2 बार गेहूं बोया जाता है। कहाँ? उत्तर अमेरिका में वर्ष में 2 बार गेहूं बोया जाता है। पहली बार जो होता है वो होता है शीतकालीन गेहूं, यानी ठंड के समय में बोया जाने वाला गेहूं। और जो दूसरी बार जो खेती की जाती है वो बोई जाती है बसंतकालीन गेहूं, यानी गर्मी के समय में। तो यहाँ पर वर्ष में 2 बार गेहूं बोया जाता है। और उत्तर अमेरिका में गेहूं जो है वो उत्पादन में संसार में इसका दूसरा स्थान है। मतलब पूरे विश्व में जितना गेहूं यहाँ उत्तर अमेरिका में बोया जाता है और फसल के द्वारा प्राप्त होता है, तो इस गेहूं की जो उत्पादन क्षमता है वो विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ प्रेरी के मैदानों में गेहूं की विस्तृत खेती की जाती है और विपुल उत्पादन के कारण प्रेरी के जो मैदान है उसमें जो गेहूं होता है, जिसकी पैदावार होती है वो इतनी अधिक होती है कि विपुल उत्पादन के कारण प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है। मतलब रोटी की डलिया का मतलब इतनी अधिक गेहूं होती है वहां कि उस क्षेत्र को, प्रेरी के मैदानों को हम रोटी की डलिया कहते हैं। इस क्षेत्र को हम गेहूं की पेटी भी कहते हैं। तो इस प्रकार गेहूं जो है वो उत्तर अमेरिका में बहुत अधिक मात्रा में बोया जाता है और इसकी पैदावार के कारण विश्व में इसका दूसरा स्थान है। इसे रोटी की डलिया कहते हैं और गेहूं की पेटी भी कहा जाता है। अब इसके बाद दूसरी जो फसल आती है वो है मक्का। मक्का से भी सभी बच्चे परिचित हैं, जिसे हम अपनी भाषा में भुट्टा कहते हैं। मक्का मेक्सिको के लोगों की मुख्य खाद्यान्न फसल है ना। जबकि संयुक्त राज्य में मक्का जो है वो सूअरों को खिलाई जाती है। सूअर जो होते हैं ना उनको खिलाई जाती है। इन सूअरों को मक्का खिलाकर इनसे मांस जो है वो प्राप्त किया जाता है। वहां पर बड़े बड़े फॉर्म्स बने हुए हैं जहां पर हम सूअरों को वो लोग रखते हैं और उनसे उनको मक्का खिलाकर उनसे मांस प्राप्त करते हैं। अमेरिका में मक्का को कॉर्न भी कहा जाता है। विश्व की लगभग आधी मक्का इसी महाद्वीप में उत्पन्न की जाती है। अब सोचो आप कि उत्तर अमेरिका जो संपन्न हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि गेहूं की उत्पादन क्षमता ज्यादा है। मक्का भी आपने देखा कि आधा, मतलब विश्व का आधा जो मक्का है वो इसी महाद्वीप से प्राप्त किया जाता है। तो संपन्न होना ही स्वाभाविक चीज है ना। तो इसी कारण उत्तर अमेरिका विश्व में बहुत संपन्न राष्ट्र है। तो क्योंकि मक्का भी यहाँ पर विश्व की आधी जो मक्का है इसी महाद्वीप में उत्पन्न की जाती है। अब बहुलता के कारण मध्यवर्ती जो भाग है उसको मक्का की पेटी कहा जाता है। ऊपर गेहूं की पेटी, फिर नीचे मक्का भी आ गया, तो मक्का भी मक्के की पेटी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों आता है ज्वार, है ना। तो जौ जो है कनाडा में बहुतायत पैदा किया जाता है। जौ जो होता है गेहूं का ही एक रूप होता है। विश्व में जौ का जो उत्पादन है वो उत्पादन की दृष्टि से कनाडा में इसका स्थान प्रथम है। गेहूं में भी, फिर मक्का और फिर जौ में भी विश्व में प्रथम स्थान है उत्तर अमेरिका का जौ उत्पादन में। फिर ज्वार, संयुक्त राज्य और मेक्सिको में ज्वार उत्पन्न होती है ना। ज्वार उत्पन्न होती है। उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में प्रथम और मेक्सिको का जो स्थान है वो चौथा है जिसमें ज्वार उत्पादन में। चावल,
अधिकांश उत्पादन जो है इसका वो जो क्षेत्र है वो मिसिसिपी के डेल्टा में है। फिर सोयाबीन, अब अपन नकदी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब जिन्हें हम बेचकर आय प्राप्त करते हैं। अभी तक हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ी। फिर आता है सोयाबीन। संयुक्त राज्य में सोयाबीन जो है बच्चों, वो सर्वाधिक उत्पन्न होता है, पैदा मतलब फसलों के द्वारा सर्वाधिक इसका उत्पादन है। यहाँ विश्व का 1/4 से अधिक सोयाबीन बोया जाता है और उत्पन्न भी किया जाता है। फिर आता है कपास। कपास से बच्चों कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। मुख्य उत्पादन क्षेत्र जो है इसका वो है संयुक्त राज्य। संसार के कपास उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य जो है अमेरिका का जो स्थान है इसमें वो प्रथम है। फिर उसके दक्षिण पूर्वी भाग को हम कपास की पेटी कहते हैं। ये कपास की पेटी का कहने का मतलब ये है कि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में उस खेती का होना, जैसे गेहूं की पेटी, फिर मक्का की पेटी, अब कपास की पेटी, यानी बहुतायत बहुल विपुल रूप से जब उत्पादन हो तो उसे हम वहां का पेटी कहते हैं। तो जो कपास है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए कपास को भी वहां पर दक्षिण पूर्वी भाग को कपास की पेटी कहते हैं। फिर मूंगफली, मूंगफली से भी सभी बच्चे परिचित हैं। कुछ वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और अमेरिकी देशों में मूंगफली का भी उत्पादन किया जाने लगा है, यानी बोई जाने लगी है। फिर गन्ना, गन्ने से सभी बच्चे परिचित हैं और सबको ये भी मालूम है कि गन्ने से शक्कर बनाई जाती है ना। तो गन्ना जो है वहां का क्यूबा में उत्पन्न होता है। क्यूबा एक शहर का नाम है उत्तर अमेरिका के। वहां पर गन्ना बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। क्यूबा का स्थान विश्व में गन्ना उत्पादक में तीसरा स्थान है। पूरे विश्व में क्यूबा जो शहर है वहां पर बहुत अधिक गन्ना प्राप्त बोया जाता है और प्राप्त किया जाता है। तो विश्व में क्यूबा का स्थान तीसरा है। विपुल उत्पादन यानी बहुत अधिक उत्पादन के कारण और अधिक मात्रा में शक्कर की प्राप्ति के कारण क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां बहुत अधिक मात्रा में गन्ना और शक्कर प्राप्त की जाती है। गन्ने से शक्कर प्राप्त होगी, जब गन्ना अधिक मात्रा में प्राप्त होगा तो शक्कर बनाई जाएगी। तो इसीलिए क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। फिर तंबाकू, तंबाकू उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान जो है वो दूसरा है। मेक्सिको की खाड़ी के तटीय भागों में इसका उत्पादन अधिक होता है, तंबाकू का उत्पादन अधिक होता है। फिर फल, फल में जो है कैलिफोर्निया की घाटी में जो है वो फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पूर्वी तटीय भागों में भी फल जो है वो बोए जाते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो कृषि है वो उससे उत्तर अमेरिका को संपन्न बनाने में कैसा महत्वपूर्ण योगदान देती है। मतलब जौ में प्रथम स्थान, ज्वार में जो प्रथम और चौथा स्थान, फिर कपास में प्रथम स्थान, फिर गन्ने में तीसरा स्थान, गेहूं में भी रोटी की दलिया, मक्के में भी पेटी कहा गया। तो किस प्रकार कृषि ने उत्तर अमेरिका को आर्थिक स्वरूप जो है मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, अब अपन इसके बाद बढ़ते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब फसलों को पढ़ लिया अपन ने कि किस प्रकार उन्हें अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब अपन पढ़ते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन कि किस प्रकार खनिज और ऊर्जा ने भी उत्तर अमेरिका को संपन्न बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर अमेरिका खनिज संसाधनों में अति समृद्ध महाद्वीप है। इस महाद्वीप में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, निकेल, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी, तांबा और लोहा प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ संसार का लगभग 32% जस्ता,
27% कोयला, 25% से अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। खनिज जो पदार्थ हैं वो निकाले जाते हैं पृथ्वी से, है ना। फिर चांदी उत्पादन में मेक्सिको का स्थान प्रथम है। मतलब यहाँ पे चांदी भी भरपूर मात्रा में निकाली जाती है और इसका स्थान प्रथम है। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका की जो प्राकृतिक गैस है और लोहे के उत्पादन जो है वो संसार में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोयला और पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। ठीक, जल विद्युत का भी पर्याप्त विकास यहाँ पर हुआ है। उत्तर अमेरिका में खनिजों के उत्पादन क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित है कि जो लोहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों के आसपास एवं पश्चिमी भाग में, कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में तथा मेक्सिको से निकाला जाता है लोहा। फिर तांबा कनाडा और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में निकाला जाता है। जस्ता कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाला जाता है। कनाडा का स्थान जस्ता में प्रथम स्थान है कि बहुत अधिक मात्रा में जस्ता जो है वो निकाला जाता है। फिर सोना कनाडा के डासन एवं ब्रिटिश कोलंबिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो घाटी में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। चांदी मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में चांदी बहुतायत रूप से निकाली जाती है। कोयला संयुक्त राज्य का जो अल्पसेशियन क्षेत्र है वो और पश्चिमी कनाडा तथा मेक्सिको में कोयला बहुतायत से पाया जाता है। फिर पेट्रोलियम संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत, मध्यवर्ती एवं दक्षिणी पश्चिमी तथा मेक्सिको की खाड़ी के तटीय भाग जो है वो पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। फिर प्राकृतिक गैस संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इनके अतिरिक्त निकिल, सीसा, गंधक, फास्फोर, पोटास, यूरेनियम, एल्युमिनियम आदि भी पर्याप्त मात्रा में निकाले जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार खनिज संपदा भी उत्तर अमेरिका में बहुतायत पाई जाती है और यही कारण है कि खनिज संपदा के क्षेत्र में भी उत्तर अमेरिका बहुत आगे है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं वन संसाधन की ओर। वन जो है बच्चों प्रकृति का अमूल्य उपहार माने जाते हैं, है ना। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी है ना। प्रकृति ने जो हमें वस्तुएं जो है हमारी प्रकृति ने जो हमें प्रदान की है उनमें जो वन है वो महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्रकृति द्वारा निशुल्क प्रदान की गई समस्त वस्तुएं जो हैं वो प्राकृतिक संपदा कहलाती हैं। यदि हम अपने बुद्धि कौशल युक्त परिश्रम के से इसे हम उपयोगी बना लें तो ये हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन बन जाते हैं। समझ गए ना? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा दी गई बहुत सारी अमूल्य उपहार जो हमें मिले हैं, अगर हम उसे अपने उपयोग अनुसार बना लेते हैं तो ये हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन बन जाते हैं। तो वन संसाधन जो है वो भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं हमारी प्रकृति ने जो हमें अमूल्य उपहार में दिया है। उत्तर अमेरिका में विविध प्रकार के वन और विशाल क्षेत्र में पाए जाते हैं, फैले हुए हैं। जो वन है बहुत ही विस्तृत रूप में और विशाल क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये जो वन है यहाँ ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ही घने और सघन वन पाए जाते हैं। कनाडा में जो लोगों का जो मुख्य उद्योग है वो वनों पर ही आधारित है, ठीक है ना। वनों पर आधारित जो उद्योग है वो कनाडा के लोगों का है। कागज इसमें जो उद्योग है मुख्य वो कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, समूर उद्योग,
वनों पर आधारित महत्वपूर्ण उद्योग माने जाते हैं। अब इन वनों में कुछ उपयोगी वृक्ष भी होंगे। जो वृक्ष हैं वो है चीड़, फल, फर, स्प्रू और बाल्सम नामक जो वृक्ष हैं, यहाँ बहुलता से पाए जाते हैं। जो वन है, उन वनों में जो ये जो वृक्ष हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कोणधारी वन जो है, वो मुलायम लकड़ी वाले वन होते हैं। मुलायम लकड़ी वाले जो वन है, वो कोणधारी वनों में बहुतायत से पाए जाते हैं। संसार में जितनी भी मुलायम लकड़ी काटी जाती है, वो उत्तर अमेरिका में ही सबसे अधिक काटी जाती है। यहाँ यानी यहाँ पर 20% से अधिक जो मुलायम लकड़ी है, वो उत्तर अमेरिका के इन्हीं कोणधारी वनों से पाई जाती है। कागज और लुगदी उत्पादन में संयुक्त राज्य जो है और कनाडा जो है, इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। फिर डगलस फर और सफेद चीड़ की लकड़ी से इमारतें तथा फर्नीचर बनाई जाती हैं। इसी प्रकार ओक, बीज तथा काई सरई की जो लकड़ी होती है, वो फर्नीचर के लिए बहुत उपयोगी होती है। फिर है सेलुलोज, राल तथा तारपिन तेल जो है, वो मुलायम लकड़ी से प्राप्त किया जाता है ना। तारपिन सुना है ना, कि वो जब अपन कुछ पेंट वेंट करते हैं तो उसमें तारपिन डालते हैं। तो जो तारपिन का जो तेल हमें मिलता है, वो मुलायम लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वनों से अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है। चिकिल वृक्षों से च्युइंगम बनाया जाता है। मेपल वृक्ष से मीठी छाल से शक्कर भी बनाई जाती है। महोगनी और वुड जो वृक्ष होते हैं, उनसे मजबूत बक्से बनाए जाते हैं, है ना। फिर कनाडा के जो वन हैं, जिनमें समूर वाले जानवर पाए जाते हैं, उनसे समूर प्राप्त किया जाता है। घास के मैदानों में पशु पाले जाते हैं। बहुत विशाल घास के मैदान है, उनमें पशुओं को पाला जाता है। यहाँ पशुपालन बड़े व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, यानी बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए जाते हैं, उनमें पशुओं को रखा जाता है, इसे छोड़ा नहीं जाता है। फिर डेयरी उद्योग और पशुपालन पर आधारित जो उद्योग है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। झीलों के आसपास डेयरी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। मतलब जो झील है, उनके पास डेयरी उद्योग, मतलब पशुओं को पाला जाता है, जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, वो डेयरी उद्योग होते हैं ना। फिर झीलों के आसपास मांस उद्योग भी बड़े पैमाने पर विकसित है। जहां पर डेयरी बनाई गई है ना, वहीं पर मांस उद्योग भी किया जाता है, और ये बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। वहां पर उत्तर अमेरिका में मांस का जो व्यापार है, वो भी बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। और शिकागो जो है, मांस की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है। यानी उत्तर अमेरिका में शिकागो नामक जो छोटा सा शहर है या शहर है, उसको हम मांस की सबसे बड़ी मंडी कहते हैं। यानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर मांस का व्यापार किया जाता है। फिर हम उद्योग की तरफ बढ़े, तो औद्योगिक दृष्टि से उत्तर अमेरिका जो है, वो विश्व की सबसे अग्रणी महाद्वीप है। अगर हम उद्योगों पर नजर डालें, तो सबसे अग्रणी महाद्वीप जो है, वो उत्तर अमेरिका है उद्योग की दृष्टि से। यहाँ पर भरपूर प्राकृतिक संसाधन है, और उनका दोहन भी किया गया है। विविध प्रकार के उपयोगी खनिजों, कृषि उत्पादों, वन संपदाओं और पशुओं पर आधारित अनेक जो है उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा, कृषि पढ़ा, फिर ऊर्जा संसाधन पढ़े, खनिज संसाधन पढ़ा, फिर वन संसाधन पढ़े। अब उद्योग भी जो है, वह यहाँ पर विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले कच्चे माल के अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस
और जल विद्युत का पर्याप्त विकास भी यहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार परिवहन के साधनों का चहुओर जाल भी बिछा हुआ है। यानी इतने अधिक साधन है कि सब चारों तरफ से जो उत्तर अमेरिका है वो एक संपन्नता को लिए हुए है। विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों से उत्तर अमेरिका का व्यापारिक संबंध है। इसीलिए इस महाद्वीप में अनेक प्रकार के जो उद्योग हैं वो बड़ी मात्रा में स्थापित हुए हैं। लोहा इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, मशीन उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु उद्योग और मांस उद्योग, मोटर निर्माण उद्योग, जल निर्माण उद्योग, हवाई जहाज निर्माण उद्योग, अस्त्र शस्त्र उद्योग उत्तर अमेरिका के प्रमुख उद्योगों में से हैं। अब प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो हैं वो हैं इसके न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो, डेट्रॉइट, लॉस एंजल्स, कंपान सिटी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, ओटावा, क्यूबेक, टोरंटो और मॉन्ट्रियल जो इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र है वो ये है। संयुक्त राज्य संसार में सबसे अधिक वायुयान, मोटर कारें, कागज, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करता है। संयुक्त राज्य और कनाडा के अधिकांश पूर्वी भाग औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित है। क्यूबा में शक्कर का उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। फिर उसके बाद मत्स्य मतलब मछली जो पालन है, उत्तर अमेरिका के जो मत्स्य जो केंद्र हैं वो दो प्रमुख मुख्य केंद्र हैं। पहला उत्तर अमेरिका का अटलांटिक तटीय क्षेत्र और दूसरा आता है उत्तर पश्चिम का प्रशांत तटीय क्षेत्र। न्यू फाउंडलैंड का जो ग्रांड बैंक है वो मत्स्य के लिए विख्यात है, यानी मछली के लिए विख्यात है। यहाँ ठंडी और गर्म जल धाराओं की मछलियां एकत्र होती हैं, इसीलिए ये जो क्षेत्र है वो मछली के लिए विख्यात है। फिर अपन बढ़ते हैं जनसंख्या की ओर। उत्तर अमेरिका की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 51 करोड़ 40 लाख के लगभग है। यहाँ जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या का जो वितरण है बच्चों वो सर्वत्र एक समान नहीं है, यानी कहीं बहुत घनी बस्तियां हैं, कहीं बहुत विरल बस्तियां हैं। तो यहाँ जो जनसंख्या जो है वो एक समान नहीं है। उत्तर पूर्वी भाग तथा ग्रेट लेक्स के आसपास का जो क्षेत्र है वो अधिक घना बसा हुआ है, यानी बहुत अधिक आबादी है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो अनुकूल है। फिर जो उपयोगी खनिज यहाँ बहुत ही विपुलता से होते हैं, इसीलिए यहाँ की आबादी अधिक है। यूरोप महाद्वीप भी निकट है। फिर अधिकांश उद्योग भी इसी भाग में स्थापित है। यहाँ जो परिवहन के साधन है उनका विकास भी बहुत अधिक हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या जो है वो बहुत घनी आबादी में है। फिर जीवन यापन की सुविधाएं भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुलभ है। और जो पश्चिमी तटीय भाग है इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक है। महाद्वीप का उत्तरी भाग जो है बच्चों वो बर्फ से ढका रहता है, यानी बहुत अधिक ठंडा होता है। यहाँ पर कोणधारी वनों की अधिकता है, अतः जनसंख्या यहाँ पर बहुत कम है। ठंड है इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम है। मैक्सिको सिटी के आसपास की जो जनसंख्या है वो सघन है, क्योंकि यहाँ महाद्वीप के हिम क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और मरुस्थलीय जो क्षेत्र है यहाँ पर विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। यानी जहाँ ठंडा ज्यादा है वहां पर कम है, और जहाँ पे सामान्य है वातावरण वहां पर जो जनसंख्या है वो घनी है। तो इस प्रकार जनसंख्या का जो यहाँ पर वितरण है वो सर्वत्र
समान नहीं है, अलग अलग है। फिर परिवहन के साधन। अब परिवहन से तात्पर्य क्या है? वस्तुओं और व्यक्तियों को या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली जो प्रक्रिया है उसे हम परिवहन कहते हैं। अब परिवहन के क्षेत्र में भी उत्तर अमेरिका जो है वो बहुत अधिक आगे है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि तकनीकी जो यहाँ का ज्ञान है वो बहुत अधिक है। तो परिवहन के क्षेत्र में भी उत्तर अमेरिका ने बहुत अधिक तरक्की की है। कैसे की है वो देखें अपन। उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है परिवहन के साधनों का यहाँ पर सर्वाधिक विकास हुआ है। बच्चों, यहाँ सड़क मार्ग और रेल मार्गों का सघन जाल बिछा हुआ है। सघन मतलब बहुत घना जाल बिछा हुआ है। तटीय और मरुस्थलीय अंतस्थलीय जलमार्ग जो है वो परिवहन में अति महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। इसमें सड़कें बहुत चौड़ी और सीधी बनी हुई हैं। बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं कि एक बार में कई गाड़ियां एक साथ एक स्पीड में चली जा सकती हैं। तो सीधी और बहुत चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पर, और जिसमें चार चार मोटर गाड़ियां एक साथ एक सीध में एक ही दिशा में बहुत अधिक स्पीड में भी दौड़ सकती हैं। इतनी चौड़ी सड़कें हैं। यहाँ कारें सड़क यातायात का लोकप्रिय साधन है। मतलब हर जो भी वहां पर रहने वाले हैं उनका जो सबसे लोकप्रिय परिवहन का साधन है वो कार है, क्योंकि सड़कें एकदम सपाट सीधी और बहुत चौड़ी है। तो फटाफट कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जाया जा सकता है। इसलिए वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनका जो मुख्य पसंदीदा जो परिवहन है वो कार है। फिर रेल मार्ग। जो यहाँ के जो रेल मार्ग हैं उत्तर अमेरिका में विस्तृत और द्रुतगामी रेल मार्गों का जाल जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला हुआ है। यानी पूर्व से पश्चिम तक पूरा जो है रेल मार्ग बिछा हुआ है। यहाँ के 3 प्रमुख महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पहला है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक फैला हुआ है। दूसरा है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। ये न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक फैला हुआ है। तीसरा आता है बच्चों दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग। ये न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक शिकागो संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहलाया जाता है। ठीक, फिर ये तो हो गई अपनी रेल मार्ग की बात, है ना। 3 जो रेल मार्ग है यहाँ के प्रमुख है। पहला जो रेल मार्ग है वो है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। दूसरा है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, और जो तीसरा है मुख्य है वो दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग। ये जो है संसार का शिकागो का जो संसार में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है शिकागो में, है ना। फिर आता है वायु मार्ग। वायु मार्ग महाद्वीप में अंतरदेशीय एवं अंतरराष्ट्रीय जो वायु मार्ग है बड़े पैमाने पर विकसित है उत्तर अमेरिका का। न्यूयॉर्क में संसार के सबसे अधिक वायुयान आते जाते हैं। मतलब ये न्यूयॉर्क जो राज्य है उत्तर अमेरिका का, वहां संसार के सबसे ज्यादा जो जहाज हैं वो आते जाते हैं। तो कितना बड़ा उधर पे बना होगा इसका हवाई अड्डा, जहां पर जहाज आएगा जाएगा, है ना, उसको हवाई अड्डा कहते हैं। तो जो बहुत सबसे अधिक वायुयान जो है संसार के वो न्यूयॉर्क में ही आते जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और वाशिंगटन और ओटावा और मेक्सिको जो है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई पट्टियां यहाँ पर है। मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व के जितने भी जहाज होंगे वो यहाँ पर आते होंगे और यहाँ से उड़ान भरते होंगे। फिर जल मार्ग। 5 झीलों के समूहों को सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी नदियां और तटीय भागों में जो जल परिवहन है
उसका बच्चों प्रचुर विकास हुआ है, मतलब बहुत अधिक संपन्नता है। पूर्वी तट पर बोस्टन, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया, न्यू ऑरलियंस तथा पश्चिमी तट पर वैंकूवर और सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स जो है वो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है ना। मतलब जहां पर बस रुके वो बस स्टैंड, जहां पर ट्रेन का स्थान हो रुकने का वो स्टेशन, और जहां पर जहाज रुके वो एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, और जहां पर पानी के बड़े बड़े विशाल जहाज, जहां पर बड़े बड़े उद्योगों का रोकने के लिए, माल उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए हो, जहां पर पानी की शिप में और बड़े बड़े जहाज होते हैं वो बंदरगाह। तो यहाँ के जो बंदरगाह है वो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, यानी पूरे देश से यहाँ पर बड़ी बड़ी पानी की जहाजें रुकती हैं और रवाना होती हैं, इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहलाते हैं। फिर आते हैं प्रमुख नगर। उत्तर अमेरिका में बड़े बड़े नगरों का विकास तीव्र गति से हुआ है। जहां जिस देश में परिवहन की सुविधा होगी, जल मार्ग विकसित होंगे, वायु मार्ग विकसित होंगे, परिवहन के साधन होंगे, कृषि विकसित होगी, कृषि संसाधनों के साथ वन संसाधन, ऊर्जा संसाधन विकसित होंगे, तो वहां के नगर तो विकसित होंगे ही, है ना। तीव्र गति से उनका विकास होगा। तो यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ। महाद्वीप के जो उल्लेखनीय नगर हैं वो बच्चों हैं, पहला वॉशिंगटन डीसी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी भी है। इस नगर का जो विकास हुआ है बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। फिर आता है इसका जो दूसरा जो नगर है वो है न्यूयॉर्क। विश्व का महत्वपूर्ण जो व्यापारिक तथा परिवहन का बड़ा केंद्र है वो है न्यूयॉर्क। यहाँ संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय भी है। शिकागो संसार की सबसे बड़ी मांस की मंडी तथा सोयाबीन की मंडी है, शिकागो शहर जो है ना। फिर है सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी तट का बड़ा नगर है। लॉस एंजिल्स जो है वो विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म सिटी है ना। जो यहाँ जो फेमस जो फिल्म सिटी है वो यहीं पर है, उस नगर का नाम है लॉस एंजिल्स, ठीक है। फिर पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के कारण भट्टियों का नगर कहलाता है, यानी जो लोहा और इस्पात का जो प्रमुख उद्योग केंद्र है वो है पीटर्सबर्ग, और इससे इसीलिए लोहे की भट्टियों का नगर कहा जाता है। फिर जो डेट्रॉइट नगर है वो मोटर कारों के लिए विख्यात है, यानी सबसे अधिक मोटर कारें इसी शहर में बनाई जाती है जिसका नाम है डेट्रॉइट। फिर ओटावा, और कनाडा की राजधानी है ओटावा, और मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, विनिपेग, टोरंटो और सेंट जोन्स आदि नगर जो हैं मुख्य और व्यापारिक नगर हैं। मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी है और विश्व में यह स्पेनिश भाषा वाली जनसंख्या वाला महानगर भी है। तो यहाँ तक अपन ने पाठ को पढ़ा कि कैसे उत्तर अमेरिका जो है वो अपनी ही प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा विश्व में सबसे आगे है, शक्ति के रूप में भी और संपन्नता के रूप में भी। इसमें अपन ने कृषि संसाधन में देखा कि कैसे विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर है। फिर वन और ऊर्जा संसाधन में, संपत्ति में, खनिज संपदा में देखा कि कैसे उसका स्थान अग्रणी है। फिर व्यापार के रूप में, उद्योग के रूप में, जनसंख्या के रूप में, जितने भी हमने इसमें मुख्य पॉइंट थे उन सब में विश्व में सबसे प्रथम स्थान जो है वो अमेरिका का है। इसीलिए विश्व में जो उत्तर अमेरिका जो है वो एक सबसे संपन्न और शक्तिशाली महाद्वीप माना जाता है। तो पाठ अपना ही पे समाप्त होता है। इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्न हैं, जैसे सही विकल्प है, रिक्त स्थान है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको हल करना है। सही विकल्प के जो प्रश्न हैं
इन प्रश्नों में 4 विकल्प होते हैं। इन चारों में से एक विकल्प सही होता है। जैसे पहला है, किस फसल के लिए प्रेरी के मैदान को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है? तो इसमें गेहूं आएगा। फिर दूसरा है, निम्न में से कौन-सा मोटर कार निर्माण के लिए शहर जो है विख्यात है? वो इसमें उत्तर आएगा आपका डेट्रॉइट। फिर रिक्त स्थान है, पहला रिक्त स्थान है खाली स्थान द्वीप के आसपास बहुतायत से मछलियां पकड़ी जाती हैं, इसमें आपका आएगा न्यू फाउंडलैंड। द्वीप के आसपास बहुतायत से मछलियां पकड़ी जाती हैं। दूसरा खाली स्थान है कि खाली स्थान को भट्टियों का नगर कहा जाता है, तो इसमें उत्तर आएगा पीटर्सबर्ग जो है भट्टियों का नगर कहा जाता है। तीसरा खाली स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से, खालिस्तान सिटी स्पेनिश भाषा जनसंख्या वाला विश्व का सबसे बड़ा नगर है, तो इसका उत्तर आएगा मेक्सिको जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नगर है। इस प्रकार अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, इन प्रश्नों को आपको करके लाना है और पाठ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगली क्लास में हम फिर आपके साथ एक नए पाठ को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि।